नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से सिविल पैरालेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरपत कुमार। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि GS1 की तैयारी कैसे करें। हमने एक बार डिस्कस किया था कि CSET की तैयारी कैसे करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि GS1 की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। जैसे आज की डेट हो गई है आपकी 18 जनवरी और लगभग 127 डेज़ के आसपास बाकी है अभी GS प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो उस एग्ज़ाम के लिए 127 डेज़ बाकी आपको भी पता है। और उसमें से ये भी पता होगा कि 27 दिन तो ऐसे ही आपके निकल जाएंगे। कोई फेस्टिवल हुआ, जैसे होली आने वाली है बीच में, और कोई आपके घर पे कोई फंक्शन वगैरह है, तो हार्डली अपने पास 100 डेज़ है जो जिसमें अपन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इन 127 डेज़ की कैसे GS की खासकर कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने CSET का पैटर्न डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि GS का पैटर्न कैसा रहता है। आपको भी पता है GS में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और उसमें रॉन्ग होने पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्क्स होते हैं। यानी कि आप 3 क्वेश्चन राइट करते हो और 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो और 1 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन आपके इस एक राइट वाले क्वेश्चन को खा जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये होता है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो थोड़ा टाइम का प्रेशर भी रहता है इसमें। और देखो सब्जेक्ट जो मेनली इसमें किए जाते हैं कवर, वो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर आपका एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, और आपका IR हो गया, करंट अफेयर का पार्ट होता है, फिर आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, और हार्डली ये सब्जेक्ट, और एक रहता है आपका साइंस एंड टेक रहता है, ठीक है। इसमें से देखो UPSC में इसमें अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे अनिश्चितता होती है कि इन सेगमेंट से कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से। जैसे पॉलिटी से कभी 20 क्वेश्चन पूछ लिए तो कभी 12 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपकी एक प्लानिंग उस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको पहले से ही आपको तैयार रहना है। देखो कट ऑफ भी देखते हैं इसकी। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ इसकी कितनी जाती है, आपको 100 में से कितने क्वेश्चन राइट करने, ये आपको हल्का हल्का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ओके, देखो कट ऑफ की बात करें तो 2022 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 88.22, ठीक है। और वही घट के 2023 में सबसे पेपर टफ माना जाता है। उस टाइम पे आपको भी पता है CSET का पेपर बहुत टफ आया था और उसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो 75.41 के आसपास, और वही 2024 में ये चली गई थी 87.98, यानी कि लगभग 88 के आसपास चली गई थी। तो आप मान के चलिए 90 ±5 के आसपास आपको एक टारगेट लेके चलना है कि उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी, आपको मान के चलना है। आपका टारगेट तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये मान के चलना है कि कट ऑफ अगर टारगेट कर रहे हैं तो 90 ±5 यानी 85 से लेके 95 के बीच में हार्डली जा रही है 2016 के बाद से, ठीक है। तो ये कट ऑफ जा रही है। आपको भी पता है अगर 90 के आसपास भी मार्क्स लाना है आप तो 45 क्वेश्चन राइट होने जरूरी है। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे 45 क्वेश्चन पे टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें टारगेट करना चाहिए 60 क्वेश्चन पे। यानी 120 प्लस के आसपास मार्क्स आए तो आपके 15 दिन जो आपका प्री का एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है उसके बीच का जो 15 दिन का टाइम है ना, उसका आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि 90 के आसपास मार्क्स आए, आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। तो हम लोग ये मानते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं तैयारी शुरू करूँ यार, आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा, इस बीच में निकल जाते हैं। तो थोड़ा सेफ जोन में रहने के लिए हमेशा टारगेट कीजिए कि 60 क्वेश्चन राइट हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग अच्छी प्लानिंग के साथ आराम से 120 प्लस स्कोर कर जाते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक बार देख भी लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे अनिश्चितता रहती है। इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है, बहुत टफ बनाता है इस एग्ज़ाम को, वो है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे रिलाई करो और उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे एनवायरमेंट ही लेते हैं, 2022 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 में 10 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो आप मतलब कितना वेरिएशन है। जैसे 21 क्वेश्चन पूछे गए 2025 में इकोनॉमी से, और 14 क्वेश्चन पूछे गए 23 में, 24 में भी 14, और सीधे 7 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ गए। कुछ सब्जेक्ट होते जो थोड़ा अपना होल्ड करते हर साल, मतलब ठीक ठाक वेटेज होल्ड करते हैं। जैसे
पॉलिटी हुआ, कभी कभार 9 क्वेश्चन भी पूछे गए, 15 भी और 17 भी क्वेश्चन, सीधा डबल क्वेश्चन भी पूछे, लगभग वेरी करते ही करते। हिस्ट्री है 12, 12, 13, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास। तो वेरी करते आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना, आपको बल्क में सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है ना। तो आप समझ पाओगे कि आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी ठीक ठाक होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इजी रहते हैं, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बहुत टफ भी रहते हैं। तो जैसे आपने साइंस एंड टेक छोड़ दिया, लेकिन साइंस एंड टेक से हो सकता है क्वेश्चन 10 ही पूछे जाए, लेकिन 8 क्वेश्चन ऐसे हो जो आराम से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, करंट अफेयर। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 18, 15। अब देखो, आप जनरली एक तैयारी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि हम करंट अफेयर को जितना टाइम, बाकी सब्जेक्ट को जितना टाइम देते हैं उसके इक्वल ही हम करंट अफेयर को टाइम दे देते हैं। 365 पढ़ा, वो भी और कोई रिसोर्सेज पढ़ा, और कोई रिसोर्सेज वीडियो भी अलग से देख रहे हैं, ताकि हम ये 13 से लेकर 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जबकि हम 85 के आसपास क्वेश्चन को टारगेट ही नहीं कर रहे, मतलब उस तरीके से डेडिकेशन नहीं दे रहे। इसकी तैयारी 13 से 18 क्वेश्चन की तैयारी और इस 85 की क्वेश्चन की तैयारी को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट की स्ट्रेटजी होगी हमारी, जो हम डिस्कस करेंगे कैसे 120 प्लस के आसपास मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट विथ स्टैंडर्ड बुक। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको भी पता है, आपका स्टैटिक पार्ट लगभग 80 प्लस क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। करंट से हार्डली आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आसपास, ठीक है ना, इससे कम ही आते हैं हमेशा। तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन कभी धोखा भी नहीं देगा। देखो, करंट इतना बड़ा पार्ट होता है कि उसको कवर करने के बाद भी, अच्छे से कवर करने के बाद भी अपन अच्छा आउटपुट नहीं ला पाते, जनरेट नहीं कर पाते। जबकि जिनका 5-5, 6-6 बार लगातार पीटी निकलता है ना, उनका एक चीज़ स्ट्रांग रहता है, वो रहता है स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट हमेशा आपका एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे आपने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, आप फोकस कर रहे हो स्टैटिक पोर्शन पे, तो वो धीरे धीरे आपके लिए पीटी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे चीज़ें अपग्रेड नहीं होती हैं। करंट में तो जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा, आपको पूरा नया करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी विथ स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए कोई भी बुक, या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विवेक सिंह मैंने सेलेक्ट किया, कोई भी और बुक हो सकती है जो आप एक रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड बुक के रूप में एनसीईआरटी के साथ भी जा सकते हो। तो इस तरीके से ना, इनका मल्टीपल रिवीजन भी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि कुछ बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स आपकी फिक्स होनी चाहिए कि मैं इसको ही बार बार रिपीट करूँगा, बार बार पढ़ूंगा। अब आपने लक्ष्मीकांत की बुक को बहुत अच्छे से 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया, तो आपको लगभग 80 से 90% क्वेश्चन, पॉलिटी के आने वाले 80 से 90% क्वेश्चन इसी बुक से आपको मिल जाएंगे। ये बुक थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन रिवीजन करने में और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो अपने को आराम से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और मेरा मानना है, एक आप इस पर टारगेट कीजिए, 4 सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, जो बेसिक सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि इससे ना आपके 60 प्लस क्वेश्चन इसी 4 सब्जेक्ट से आते हैं। वो है हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ये चारों सब्जेक्ट ना, इसमें ज़्यादा अपडेशन भी नहीं होता, थोड़ा बहुत इकोनॉमी में होता है, थोड़ा बहुत पॉलिटी में होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हार्डली वो ही रहते हैं, ठीक है। तो इन चारों सब्जेक्ट को टारगेट करके ना आप 60 प्लस क्वेश्चन, स्टैटिक 60 प्लस क्वेश्चन को आराम से टारगेट कर सकते हो। देखो, साइंस एंड टेक वगैरह है, या फिर करंट है, IR है, ये थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट है, ये थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन आउटपुट के रूप में दे भी देंगे, लेकिन ये 60% क्वेश्चन आप इनको अच्छे से करते हैं, इनके रिसोर्सेज को फिक्स कर देते हैं आपके बुक्स से, जैसे लक्ष्मीकांत हुई, ये अपना 11th की जो एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी बुक है, स्पेक्ट्रम है, RS शर्मा है, या फिर सतीश चंद्रा है। तो ये 3-4 बुक्स आप फिक्स कर लो, हिस्ट्री के लिए आप फिक्स कर लो, ज्योग्राफी के लिए आप फिक्स कर लो, पॉलिटी के लिए इनका ही मल्टीपल रिवीजन 5 से 6 बार रिवीजन कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपके स्टैटिक वाले जो 60 प्लस क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम आप राइट कर पाएंगे। यूपीएससी इसमें ज़्यादा घुमाता भी नहीं है, ज़्यादा फैक्चुअल घुमाते में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप प्रशासन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस बारे में पल्लव शासन के बारे में पूछा गया था इस बार, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। मौर्यकाल का प्रशासन पूछा गया था, तो वो सीधे क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टैटिक पार्ट पे फोकस करना, साथ में स्टैंडर्ड बुक का मल्टीपल रिवीजन करना है आपको।
सेकंड पार्ट होगा मल्टीपल रिवीजन करना। मैंने कहा ना, किसी भी रिसोर्सेज का आप जो फॉलो कर रहे हो उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। देखो जैसे करंट अफेयर का ही है, जैसे मैगजीन आप पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर का आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, हार्डली आपने वहाँ से कोई नोट्स बनाए हुए तो बार बार पढ़ सकते हो, नहीं तो करंट का सिर्फ रिवीजन तभी कर सकते हो जो मंथली मैगजीन वगैरह आती है उनसे रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक रहती है ना जीएस की, उनका आप मल्टीपल रिवीजन टारगेट कीजिए और अच्छे से आप कर सकते हो उनका, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए नए रिसोर्सेज पढ़ने से ज़्यादा है कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है आपकी, जो आपने पहले से डिसाइड कर रखी है, उनका 5 से 6 बार रिवीजन कीजिए, जिससे ना चीज़ें, देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी क्वेरीज भी मेरे पास आती है स्टूडेंट की, अरे सर मैंने तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था इकोनॉमी को, लेकिन मैं बाद में पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या फिर याद ही नहीं आ रहा। देखो एक बार पढ़ने से कितना भी अच्छे से पढ़ो लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा, मतलब आप 10 दिन बाद तो इसको अच्छे से भूल जाओगे, क्योंकि आपके नया कंटेंट भी इस टाइम पे ना इतने रिसोर्सेस अपन पढ़ते हैं कि नया कंटेंट हर दिन बहुत सारा नया कंटेंट जनरेट होता है, आसपास की एक्टिविटी भी बहुत होती रहती है, तो वो पीछे वाला साफ होता जाता है। जब तक आप 5 से 6 बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपकी याद नहीं होगी, और वो भी अच्छे से याद नहीं होगी, वो भी 70 से 80%, और अपना काम हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो टारगेट करना है कि जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो उसका मल्टीपल रिवीजन हो। फिर है PYQ एनालिसिस, ये एक दर्पण है, एक मिरर है, जिसे हम देख के चलते हैं कि आगे क्या होने वाला, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका यूटिलाइज करना सिर्फ कंटेंट के तौर पे यूटिलाइज नहीं करना है कि चलो बुक लेके बैठ गए 10 साल के PYQ के आंसर पढ़ लिए, नहीं, ये सही तरीका नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत सारे टॉपर बोलते हैं PYQ पढ़िए, PYQ पढ़िए, PYQ पढ़ना कैसे, या उसमें से क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपके एग्ज़ाम को वो इजी बनाए। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है PYQ का। PYQ में कंटेंट तो ध्यान रखना ही है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट भी होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा का व्यवगत वो बिल कोई भंग हो जाती है लोकसभा, तो उसके बाद बिल का क्या होता है, तो वो क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था। हार्डली एक कॉमन चीज़ है कि 2014 में भी जो लोकसभा के इलेक्शन 14 में हुए थे, यहाँ पे 24 में इलेक्शन हुए थे, तो एग्ज़ाम इलेक्शन के जस्ट बाद या इलेक्शन के ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता था, उन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था। वहाँ भी PYQ अगर किसी ने सॉल्व किया तो वो आराम से सॉल्व कर सकता है। ऐसा कैसा साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इकोनॉमी में भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 2019 और 2021 में एक सेम क्वेश्चन मिला था, ठीक है। तो कंटेंट के तौर पे भी आपको पहली प्रायोरिटी है कि कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए। कंटेंट में भी एक ध्यान रखें, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो PYQ, तो उसके चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से पढ़िए, सिर्फ आप क्वेश्चन मत पढ़िए, उसका राइट ऑप्शन मत पढ़िए, उसके साथ साथ उसके जो चारों ऑप्शन हैं उनको अच्छे से पढ़िए। खासकर आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ या एनवायरनमेंट हुआ, उनके बारे में ना आप उसके चारों ऑप्शन के बारे में भी अच्छे से देखिए, ठीक है। थीम आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये कहता है कि UPSC कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर थीम को टारगेट करता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, फिर हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड उसके बाद हो गया आपका वैदिक सभ्यता, उसके बाद हो गया विजयनगर साम्राज्य, फिर मुगल काल। ये ऐसे टॉपिक है। और ये जो एक्ट होते हैं ना 1773 से लेके 1935 तक जितने भी एक्ट बने हैं ना, वो इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इन थीम में से भी जैन धर्म बौद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मैक्सिमम। विजयनगर साम्राज्य देखोगे तो 5 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो अपने आप में थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक और है फंडामेंटल राइट पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट में 4 आर्टिकल, जैसे एक 14 है, एक 19 है, एक 21 है और एक 32 है। इन 4 आर्टिकल में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे आर्टिकल 21 में तो ज़्यादा ही चांस होता है, फिर 32 में से भी चांस होता है इसमें, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी किया जाता है 19 और 21 में। तो थीम को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलती है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक बात देखो कि यार एक क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया, यार किस टॉपिक से पूछा गया, तो हमेशा आपको थीम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर किसी जो क्वेश्चन पूछा गया उसके पीछे उसका क्या व्यूज़ है, यानी कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा,
वो कोई घटना के बारे में पूछा है या फिर कोई कौन से साल में पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, उसके पीछे का आप व्यूज़ समझने की कोशिश करो। वो क्वेश्चन को डिज़ाइन कैसे करता है, ये क्वेश्चन देने का उसका मतलब क्या माइंडसेट था कि उसने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया, ठीक है ना। जैसे मैंने एक बताया कि 2023 जैसे ही 2017 में इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति के और 2022 में भी हुए थे, तो दोनों साल आप देखोगे ना, तो दोनों साल 18 में क्वेश्चन पूछा गया और 22 या 23 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 23 में क्वेश्चन पूछा गया और इलेक्शन के जस्ट बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हिंट करती है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, या फिर वो ऑप्शन कैसे सेट करता है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सके या मोटिवेट कर सके गलत आंसर के लिए। तो उस माइंड सेट को पकड़ने में आपकी PYQ बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो PYQ का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। हार्डली जैसे आप देखोगे एक चीज़, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या फिर हाँ, ये ऐसे सब्जेक्ट है हार्डली जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। क्वेश्चन जैसे 2001 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन साइंस एंड टेक हुआ, करंट अफेयर हुआ, या फिर कुछ और सब्जेक्ट है जहाँ पे इनका पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में बहुत सारे जो पैटर्न है वो चेंज किया उन्होंने। इकोनॉमी है तो उसमें बहुत सारा पैटर्न चेंज किया, तो उसके ना हार्डली 10 साल के पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगाइए। और ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इनके ना आप 20 साल के पिछले साल 20 साल के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये ध्यान रखना, PYQ में आप 10 सालों के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PYQ हो गया। उसके बाद हम जाते हैं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, जहाँ पे आपको अपनी कमियाँ आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। देखो जो टेस्ट होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक तो सेक्शनल टेस्ट होते हैं और एक टेस्ट होते हैं आपके फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो आपको ना शुरुआत सेक्शनल टेस्ट से करनी है, और आपको जो मैंने बताया था ना कि आपको जो स्पेसिफिक जो बुक है ना, रिसोर्सेस है ना, उनको फॉलो करना है। बुक्स हो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ आपकी सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं वो आपको लगानी चाहिए। जैसे आपका पॉलिटी खत्म हुआ तो कोई भी इंस्टीट्यूट का उठा के आप लगा लो। जैसे विजन IAS है, तो विजन IAS में सेक्शनल टेस्ट कितने, 5 टेस्ट है, वो सेक्शनल टेस्ट है। 1, 2, फिर 8, 9, 10 और 11 के आसपास शायद ये टेस्ट है 5, जो बहुत सेक्शनल है, पॉलिटी के बारे में। तो आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली और आपने 5 टेस्ट लगा लिया, तो हार्डली आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है ना वो तैयार हो जाएगा अच्छे से। उसमें भी आपसे कोई टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक होती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और रिवीजन के तौर पे उसके 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो सेक्शनल टेस्ट आप किसी एक इंस्टीट्यूट का लेके लगा सकते हो। और उसके बाद होती है कि फुल टेस्ट आप, मेरा सलाह है कि 2 से 3 इंस्टीट्यूट की लगाइए, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की मत लगाइए। जैसे मेरी बात बताओ, जैसे विजन IAS है, मैं हर साल लगाता हूँ विजन IAS के टेस्ट। तो अभी मैंने विजन IAS का टेस्ट मेरे सामने आने के बाद ना मैं अपने आप ही मतलब वो माइंड सेट में समझ गया कि विजन वालों का माइंड सेट क्या है, तो मैं उसी हिसाब से आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा सिर्फ एक टेस्ट सीरीज देने में। तो मैं कहता हूँ कि मैंने फिर फोरम के सिमुलेटर वगैरह भी लगाने शुरू किए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे, ठीक है। तो आप भी ना क्या कीजिए कि टेस्ट सीरीज ना 1, 2, 3 इंस्टीट्यूट की लगाइए, 3-4 इंस्टीट्यूट की लगाइए, फोरम की लगाइए, ऑल IAS की लगाइए, विजन IAS की लगाइए, फुल टेस्ट। तो थोड़ी वेराइटी रखिए, तो आपको वो एक मोनोटोनस नहीं बनेगी आपकी प्रैक्टिस, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट अटेंड कैसे करना है? कोई भी टेस्ट अटेंड करो, तो अगर आप सेक्शनल वाइज टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि बिना विकल्प के सॉल्व करें। आपको ऑप्शन नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपको नॉलेज कितना है। ऑप्शन के दम पे तो फिर आपको करना ही करना है। हो सकता है ऑप्शन उस ढंग से एग्जाम में नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपका कंटेंट की कितनी तैयारी है, आप विकल्प के बिना करो। आप ऑप्शन मत देखो, जो पूछा गया एक बार उसी के अकॉर्डिंग जवाब देने की कोशिश करो कि क्या सही है, ठीक है ना। एलिमिनेट वगैरह आप वहाँ पे मत लगाइए। टेस्ट सीरीज में पहले जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें मत लगाइए। तो आपका जो नॉलेज है ना उसको आपको पता चलेगा कि यार मेरी कमियाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन। देखो मैंने भी बहुत बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उसमें एक चीज़ देखी है कि एग्ज़ाम देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं 5 से 6 क्वेश्चन और राइट कर सकता था, मेरे से लिए मिस्टेक हो गई। क्यों होती है? क्योंकि हम इनको टेस्ट सीरीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते, और हर बार में हम ये मान के चलते हैं
फैक्ट दे रखा है, फैक्ट इज यार गलत ही होगा यार, फैक्ट गलत होगा, लेकिन वो नहीं फैक्ट किस संदर्भ में दिया हो, किस रेफरेंस में दिया हो सकता है जिस रेफरेंस में वो फैक्ट दे रखा वो सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे एक इस बार का क्वेश्चन था शायद तक सूर्या हर घर के बारे में था, तो उसमें था कि 3 लाख से ज़्यादा रोज़गार जनरेट करने का टारगेट है। अब ये नॉर्मल सा फैक्ट है, 3 लाख से ज़्यादा कितने भी जॉब क्रिएट करने का चांसेस। अब यहाँ पे 3 लाख एग्जैक्ट किसी ने देखा, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में होता है ना कि इसकी गलत आंसर टिक करो या फिर कौन से सही नहीं है, तो वहाँ पे अपन मिस्टेक कर जाते हैं, उन मिस्टेक को अपन सुधार सकते हैं टेस्ट सीरीज में। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जब भी आप टेस्ट दो हमेशा अच्छे से टाइम दे के करो उसको। 2 घंटे का टाइम लीजिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जनरली एक और होता है कि टेस्ट सीरीज किसी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वे तो वैसे तो आप पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचाना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। आप मार्केट से लाइए 30-35 टेस्ट जो भी है, और सुबह उठ के 7 बजे से लेके 9 बजे या 9 बजे से लेके 11 बजे जो भी एग्ज़ाम का टाइम है उस एग्ज़ाम के टाइम में आप सॉल्व कीजिए उनको। OMR लाइए, मिलती है 1 रुपये की एक OMR मिलती है, उस पर सॉल्व कीजिए, फिर जाके उसका मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। और मार्क्स से कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैंने भी देखा है, मेरे अगर टेस्ट सीरीज में 60 आ रहे थे तो वहाँ मैंने जाके 110 मार्क्स भी लाए हुए, तो मैंने 50+ मार्क्स भी किए हुए। तो उस टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को लेके कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है कि यार कम मार्क्स हो गए तो अब क्या होगा, या मतलब मेरी तो तैयारी बहुत ही कम है। जैसे एक बार हुआ था अभ्यास जो विजन IAS का होता है, एक स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ गए थे, तो फिर वो उसको तो वो 2 लगातार मेंस दे रहा था, 2 लगातार बार मेंस दिया और तीसरे अभ्यास में 27 मार्क्स से आए थे कुछ ऐसे। तो उसको तो लगेगा ना कि मेरी तैयारी इतनी ख़राब है क्या, मतलब मेरे से अभ्यास में 50 मार्क्स भी नहीं ला पाया। तो इससे ना डीमोटिवेट नहीं होना है, उनसे सीखना है। जो भी टेस्ट दे रहे हो मार्क्स कम आए तो भी आपको उनसे सीखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना टेस्ट सीरीज। एक चीज़ और है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो उसके बाद में आप क्या करो, 3 से 4 घंटे दे के उसको सॉल्व करो। सॉल्व इन द सेंस आपकी क्या मिस्टेक रही है। जब तक आप मिस्टेक से नहीं सीखोगे तब तक वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो आपका मतलब एक तौर पे आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप उसको उन गलतियों को नहीं सुधारते हो, आपने कोई क्वेश्चन को गलत किया, क्यों गलत किया, आपका कंटेंट कम था, क्या कम था, जब तक आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उस टेस्ट सीरीज अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमेशा टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको अच्छे से सॉल्व करो। और आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठने का एक्सपीरियंस लेना है तो आप 2-3 इंस्टीट्यूट के ओपन टेस्ट या फिर जो ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज़ होती है ना, जैसे अभ्यास हुई या नेक्स्ट IAS की कुछ टेस्ट सीरीज़ होती है, ओनली IAS की टेस्ट सीरीज, शून्य IAS की टेस्ट सीरीज होती है, उनको अटेंड कीजिए। आप फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं। आप पेड के भी 1000 रुपये में 3-4 टेस्ट मिल जाते हैं आपको। उस माहौल में भी 25-26 हज़ार लोग बैठते हैं, तो उस माहौल में भी आपको भी टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर को कैसे करें। तो करंट अफेयर अगर आप डेली सॉर्ट आउट करते आ रहे हो करंट को किसी मैगजीन से या फिर किसी वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर से, तो ठीक है। नहीं है तो अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई एक सिंगल रिसोर्सेज फोकस करो, सिंगल सोर्स। जैसे विजन की PT 365 फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसको रिवीजन कीजिए 3 से 4 बार। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक 4 सोर्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिटी की आप जैसे मैंने कहा 365 पढ़ ली और किसी इंस्टीट्यूट की उठा के लाइए बुक, उसमें इंडेक्स देखिए कि कोई टॉपिक ऐसा है जो 365 में नहीं था और इस मैगजीन में है, तो उसको थोड़ा हल्का हल्का देख लीजिए। करंट में ज़्यादा रिलाई मत कीजिए, करंट को उतना टाइम मत दीजिए जितना आप स्टैटिक को देते हो। मार्क्स के हिसाब से टाइम दीजिए। जैसे अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा आप दीजिए, 1 से 1.5 घंटा आप करंट को दीजिए, बाकी टाइम आप स्टैटिक पोर्शन को दीजिए, क्योंकि मार्क्स भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, मल्टीपल रिवीजन करना है करंट का भी, मैगजीन वगैरह का मल्टीपल रिवीजन करना है। ईयरली कंपाइलेशन जैसे PT 365 आता है, हर किसी इंस्टीट्यूट अपना एंड में कुछ ईयरली कंपाइलेशन निकालता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखो, जैसे करंट में मैं बोलूँ कि साइंस एंड टेक की बात करते हैं, साइंस एंड टेक में आज का ट्रेंड देखोगे ना तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी।
एक तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट हो गई है आजकल, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या जैसे आप पढ़ रहे हो तो जैसे नासा और इसरो, इन दोनों इंस्टीट्यूट जो है, स्पेस इंस्टीट्यूट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से तैयार करो। कोई वैक्सीन के बारे में वगैरह है तो उसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसको अच्छे से करो। या फिर AI है, 5G 4G है, इनके बारे में कुछ है तो अच्छे से तैयार करो। तो आप जो PYQ से आपने रिसोर्सेस आइडेंटिफाई किया, थीम आइडेंटिफाई किया ना, उस हिसाब से आप करंट को भी, उसको भी आप हैंडल करो उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोट्स कैसे बनाए। देखो PT के नोट्स बनाना ज़्यादा सही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है ज़्यादा नोट्स बनाना, क्योंकि PT में ना जो कंटेंट का एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप मेंस में देखोगे तो आपका सिलेबस वहाँ पे डिफाइन किया गया है, आपको एक एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ है तो आप वो एक टॉपिक दे रखा है, उसके आप एक पेज में नोट्स बना सकते हो। आपको सब्सिडी है, आपका कोई भी टॉपिक होगा तो वहाँ पे दे रखा होगा। सेपरेशन ऑफ शक्तियों का पृथक्करण है तो वो टॉपिक दे रहता है, तो उसके बारे में आप प्रावधान क्या है, उसके चुनौतियाँ क्या है उसमें वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, वो चीज़ें आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन PT में कंटेंट का दायरा इतना बड़ा है कि आप नोट्स बनाना आपके लिए अभी कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। तो आप क्या करें, जब भी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो काम कीजिए कि उसमें ना चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, या फिर आप हाइलाइटर लेके उन जो पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि बहुत अजीब से पॉइंट है, यार मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, राज्यपाल के पास ये पावर भी है, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ ऐसे जो फैक्ट होते हैं जो जिस पे आप बिलीव नहीं करते और आपको लगता है कि यार ये फैक्ट तो मैं 10 दिन बाद भूल जाऊँगा, तो उसको अंडरलाइन करो या फिर उसको हाईलाइट कर दो, ताकि आप जब भी रिवीजन करो उस बुक का मल्टीपल रिवीजन करो, तब जाके उन चीज़ों को फिर से देखो आप अच्छे से। या फिर कुछ फेवरेट टॉपिक रहते हैं तो उनके आप नोट्स बना सकते हो, जो बार बार भूल रहे हो तो उनके बना सकते हो। जैसे क्लाइमेटिक जोन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उष्णकटिबंधीय है कि कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है कि कौन सा है, तो उसकी ना आप टेबल बना लो अच्छे से, और उसके बारे में एक बना लो कि इसमें कौन सी वनस्पतियाँ होती है और वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट, क्या बारिश कितनी होती है वगैरह, वहाँ पे लिख दो सब, और ये कौन से एरिया में आता है वहाँ से आप अच्छे से मैप के द्वारा उसको टेबल बना के लिख लीजिए, ताकि आप रिवीजन करो तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ों के नोट्स बनाइए जो लगता है कि UPSC इस थीम के बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स ज़्यादा बल्कि कभी नहीं बनाना है। उन चीज़ों का नहीं, जो रैंडम चीज़ों का नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स उनका ही बनाना है जो लगता है कि वो बार बार चीज़ें उससे वहाँ से पूछी जा रही है, उसमें भी शॉर्ट में नोट्स बनाइए बहुत, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड बोलता हूँ मैं इसको, ये सबसे बेस्ट वर्ड भी है। एप्टीट्यूड यानी कि किसी समस्या समाधान के आपके पास कोई ट्रिक है, आप उसको किस तरीके से अच्छे से कर सकते हो, आप वो एप्टीट्यूड आप डेवलप करो, ठीक है। जैसे एलिमिनेशन टेक्निक है, UPSC का ट्रेंड है, गैस वर्क वगैरह, ये सब एप्टीट्यूड है आपका। उस पेपर सॉल्व करते टाइम ये आपकी बहुत मदद करते हैं। मैंने काफ़ी टॉपर से सुना है और मैंने खुद भी फील किया है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद 30 और 35 के बीच में ही क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो। मान के चलिए 25 से 30 के बीच में आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इन सब चीज़ों का एप्टीट्यूड का सहारा लेना ही पड़ता है। आप फिर देखते हो फैक्ट में क्या गलत हो सकता है, फिर देखो ऑप्शन में कितने ऑप्शन में थे, कितने ऑप्शन राइट होते। जनरली एक ट्रेंड्स आए कि 5 में से 3 राइट होते हैं, 7 में से 3 या 5 राइट होते हैं, तो ऐसे मतलब एक ट्रेंड सा है, ठीक है ना। उस ट्रेंड में आपकी एलिमिनेशन टेक्निक है, UPSC ट्रेंड है, गैस वर्क कैसे करना है कि यार ये तो UPSC हमेशा सही कह देता है, ये गलत देता है, यार 2 स्टेटमेंट के बीच में और लगा हुआ है तो एक स्टेटमेंट गलत होगा, या फिर कुछ ऐड किया है उस स्टेटमेंट में। हम आने वाले टाइम में एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे। देखो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ज़्यादा नैतिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको साम दाम दंड भेद, कहने का मतलब है जिस तरीके से भी इस PT एग्ज़ाम को निकाल सकते हो आपको निकालना है। आप सिर्फ कंटेंट के भरोसे इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते कि मेरे को आता है जितने क्वेश्चन करो। देखो मल्टीपल टाइम सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट कभी भी सिर्फ एक ही कंटेंट पे फोकस नहीं करते। वो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते, एग्जामिनर के माइंड को समझते, उसके अकॉर्डिंग
अपनी तैयारी भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये टेक्निक्स आप जब भी PYQ सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे एप्टीट्यूड को डेवलप कीजिए कि यार इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कैसे राइट कर सकता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में खो खो विश्व कप में के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक है, ये कथन तो नॉर्मल था कि कहीं आप न्यूज़ में पढ़ लोगे तो भी कि खो खो के यहाँ पे आयोजित हुआ था। अब है यहाँ पे उन्होंने बहुत फैक्चुअल कर दिया। वैसे तो फैक्ट जनरली माना जाता है कि रॉन्ग होते हैं, तो दोनों फैक्ट रॉन्ग करते आंसर एक आ जाता है। और ये क्यों नहीं कि यार एग्जामिनर ने फैक्ट डाला होगा और UPSC एस्पिरेंट से इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इतना माइनर फैक्ट भी याद करके आए, ठीक है। तो उसने क्या काम किया कि इन फैक्ट को इंटरचेंज कर दिया। अब ये चीज़ आप क्लिक कर गई ना कि एक ऑप्शन भी दे रखा है और उन्होंने ये फैक्ट को इंटरचेंज भी कर सकता है कोई भी। अगर एक फैक्ट दे रखा होता तो आप सीधा सा गलत कर सकते, 2 फैक्ट दे रखे हैं तो दोनों को गलत करना टफ होता है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि वो फैक्ट को इंटरचेंज करे, ठीक है। तो उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। इस चीज़ को पकड़ना ही एलिमिनेशन टेक्निक, UPSC ट्रेन, गेस वर्क वगैरह में आपकी हेल्प करता है। और मान के चलिए जिसका बार बार PT नहीं हो रहा है वो ये भी मिस्टेक कर जा रहा है, स्मार्ट तरीके से पेपर को अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। ये एप्टीट्यूड आपको धीरे धीरे PYQ प्लस आपकी टेस्ट सीरीज से इसको धीरे धीरे डेवलप करना है, अच्छे से एक एक चीज़ को डेवलप करना है। ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाना है, हमने 7 पॉइंट को डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जाओगे तो आपको 120 प्लस मार्क्स लाने में आपकी आसानी हो जाएगी, अच्छी आसानी से स्कोर कर सकते हो। थैंक यू। हम देखो मेरी भी तैयारी साथ में चल रही है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले टाइम में हम GS में जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक के टॉपिक सॉल्व करना है, जैसे आपका लक्ष्मीकांत हुआ तो उसके एक एक वाइज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम पूरी लक्ष्मीकांत कवर करेंगे। पूरी ज्योग्राफी की NCERT है या फिर विवेक सिंह वाली इकोनॉमी हम कवर करेंगे, उसको उसके निगरानी चलते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।